नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज से हम शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि अभी देखा हमने इंडियन ज्योग्राफी को हमने पढ़ा है, आपको एक चीज़ पढ़ा है, अभी मैप के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। इंडियन ज्योग्राफी जरूर आप देखिएगा। तो आज से हम शुरुआत करेंगे क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी विश्व भूगोल की बात करेंगे। विश्व भूगोल को देखेंगे और विश्व भूगोल को बहुत ही अच्छे तरीके से मैप पे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से। आज से स्टार्टअप हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक, क्या स्टार्टअप हुआ? विश्व भूगोल। जैसा कि आप देख रहे हो, विश्व भूगोल क्या है? यूपी, यूपीएससी, पेट, एसएससी, वीडियो, डिस्ट्रिक्ट, सुपर टेट, जितने भी ऑल वनडे एग्जाम्स हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे, ठीक है, तो चाहे वो केंद्रीय हो चाहे स्टेट का हो, जो भी एग्जाम्स है इस यहाँ से क्वेश्चन विश्व भूगोल से में देखने को मिलता है। ठीक, तो आज से हमारा स्टार्टअप क्या होगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब, यानी अक्षांश देशांतर रेखाएं। हम लोग अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, यानी लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे कि लेटीट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, यानी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। ठीक है, इनसे विशेषतर हम लोग चर्चा करेंगे, इनके कुछ बुनियादी ढांचों बात करेंगे, ग्लोब को समझाएंगे, ग्लोब पर हर एक चीज बताने का कोशिश करेंगे। चलिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग स्टार्टअप करेंगे अपना, जैसा कि बताया हमने कि सबसे पहले ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लोब। ठीक है, ग्लोब के बारे में बात करेंगे। ग्लोब में क्या होगा? जैसे हमारा क्या है, लेटीट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम बात करेंगे अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा के बारे में बात करेंगे और देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे। एकदम एकदम विस्तार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? लेटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, यानी अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए, आपको दिख रहा है ये क्या है? हमारा जो कि ग्लोब है। ग्लोब, इसे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ हम सबसे पहले इस ग्लोब को क्या कहते हैं? हम लोग ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ग्रिड का नाम देते हैं। ठीक है, जो ग्लोब हमको दिखता है वो ग्लोब हम लोग नाम देते हैं। उसके जो पूरा विस्तार होता है ग्लोब पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। और जो ग्लोब का निर्माण हुआ था पृथ्वी के को देखकर ही हुआ था, पृथ्वी को देखकर। तो ग्लोब का निर्माण कैसे हुआ था? ध्यान रखिएगा। तो जो ग्लोब है, ग्लोब का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, जो निर्माण हुआ था, मार्टिन बैहम का नाम सुने होंगे आप। मार्टिन बैहम का नाम सुने होंगे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पृथ्वी के आकार को देखकर ग्लोब का निर्माण किया। पृथ्वी के आकार को देखकर इन्होंने क्या किया? ग्लोब का निर्माण किया। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो हमें ग्लोब दिखता है, तो हम लोग देखोगे ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, और दूसरी बात एक उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर रेखा आती हैं। दो प्रमुख महत्वपूर्ण हमारे जो कि क्या है रेखाएं हैं। उस रेखाओं में क्या है कि विशेषतर आज हम जो जानेंगे वो अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, आइए हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब के बारे में जानिए सबसे पहले कि जैसे कि ये देखिए दो भागों में बटा हुआ है। ये ग्लोब कितने भागों में? दो भागों में विस्तारित है। ठीक है, आइए यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है? ये सेंटर पॉइंट है। अर्थ का ये क्या है? सेंटर। ठीक है, अर्थ क्या क्या है? ये सेंटर पॉइंट है। अर्थ का सेंटर पॉइंट है। और सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे? सेंटर पॉइंट सबसे पहले अगर हम एक रेखा इधर करते हैं, तो ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। बड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत यहीं से करते हैं विशेषतर। ठीक, वो आप देखें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये इसका मिड पॉइंट है। अर्थ का क्या है? ये मिड पॉइंट। यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे भी देखिएगा ये अर्थ का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा दोस्त? ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक, और मिड पॉइंट से क्या है हमारा है? देखिए यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, देख रहे हैं आप, ए या, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर भी हम लोग कहते हैं, भूमध्य रेखा जिसे कहा जाता है। और इसे हम लोग विषुवत रेखा 0 डिग्री लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, दूसरी बात समझिएगा।
तो इक्वेटर से क्या है कि देख रहे हैं, इक्वेटर से, इक्वेटर है 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपको ये जितनी भी लाइनें देखिए, ये पूरा लाइनिंग है, एक लाइन ऐसे भी, तो जितनी भी ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग नहीं है, ये एक सर्कल है। क्या है? सर्कल का रूप है। आप जब ग्लोब में देखोगे तो एक कोई भी लाइनिंग होगा तो सर्कल वाला होगा, ठीक है, वो अकेला लाइन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी, पहली बात तो जितनी भी अक्षांश रेखा, अब ध्यान रखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में? अक्षांश रेखा के बारे में। तो अक्षांश रेखा होती क्या है? तो अक्षांश रेखा क्या है मेरे दोस्त? पहली बात जान लीजिए कि अक्षांश रेखा एक एंगल है। एंगल का मतलब क्या है? एंगल का मतलब एक कोण है, ठीक है। अक्षांश रेखा है क्या? आप पूछेंगे अक्षांश है क्या, तो आप क्या बताएंगे? एंगल बताएंगे। एंगल का मतलब कोण बताएंगे, ठीक है। अक्षांश एक कोण है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से आप देखिए एक लाइन यहाँ पे गया हुआ है जिसे मतलब 0 डिग्री कहा जाता है। जैसे मान लो 0 डिग्री 0 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा ज़्यादा है, तो बात ध्यान समझो। अगर यही सेंटर पॉइंट से हम मान लीजिए यहाँ पे ले लें, यहाँ पे, तो इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री है, ठीक है, तो क्या कहेंगे? यहाँ पे 10 डिग्री। हम ऊपर लें, यहाँ से क्या है? 20 डिग्री, ठीक है। तो बात ध्यान रखिएगा, तो 20 डिग्री क्या? नॉर्थ, ठीक है, देख रहे हैं, अब ध्यान समझिएगा। ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल है। सेंटर पॉइंट के नीचे क्या है? ये साउथ पोल है। क्या है ये? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर हम ऊपर की ओर हम कहते हैं 20 यहाँ पे, ठीक है, 20 डिग्री, तो मेरे दोस्त ये देखिए कहीं पे 20 डिग्री ऐसे भी तो पूरा लाइनिंग होगी, यानी ये क्या होगा? एक गोले आकार का होगा, बात समझ रहे हैं, ये पूरा सर्कल होगा, गोला होगा। और उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या? नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं 20 डिग्री, 20 डिग्री यानी क्या? यस, यानी साउथ। हम लोग इसे यहाँ पर भी कर सकते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी साउथ, ठीक है। तो जितने भी अक्षांश रेखा है आप वो एक सर्कल के रूप में, यह एक कोण है। क्या है? ये कोण है, ध्यान रखिएगा, जो हमें डिग्री के रूप में प्रदर्शित करना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा जितनी भी अक्षांश रेखा है हम या तो अंश में प्रदर्शित करते हैं, या तो सेकेंड में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या तो मिनट में, या तो मिनट में, ठीक है, या तो मिनट में। क्यों? क्योंकि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये हमें जलवायु, क्लाइमेट एवं तापमान, जो टेम्परेचर, क्लाइमेट टेम्परेचर का ही हमें क्या होता है, इससे ही अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। और जो हमारे ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इसी द्वारा से किसी भी हमें देश का लोकेटेड करना है, स्पेस को लोकेटेड करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी से जापान देश हो गया, तो जापान देश को कैसे लोकेटेड करेंगे? ऐसा तो ही था नहीं, लेकिन जो हमारे भूगोल शास्त्री थे वो क्या किए, एक काल्पनिक रेखा खींच दिया गया, काल्पनिक रेखा खींच दिया गया कि इस रेखा पे यह देश स्थित है, ठीक, बात समझ में। तो जितनी वायुयान उड़ती हैं तो वायुयान इसी से ही, इसी लाइनों से ही क्या करती है, लोकेटेड करती है। जैसे पर्टिकुलर किसी कंट्री, पर्टिकुलर कोई सिटी, पर्टिकुलर कोई स्पेस, ठीक है, ये सब क्या है, एक लोकेटेड करता है। क्या? ये सब लाइनें, ये सब काल्पनिक लाइनें हैं, बात समझ में। ये सब क्या है? काल्पनिक लाइनें हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या ये बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा कि जितनी भी ये लाइनें हैं ये एक सर्कल रूप में है, एक कोण है। आप अगर हम कहें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ में, 20 डिग्री नॉर्थ में, तो इसी प्रकार 10 डिग्री साउथ में, 20 डिग्री आपका साउथ में, ठीक है। मैं साउथ 10 डिग्री 20 डिग्री साउथ में हो गया, सारी बात बता दी। अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखा के बारे में, विशेषतर अक्षांश रेखा के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है केवल लेटीट्यूड के बारे में है। आप ध्यान रखिएगा कि लेटीट्यूड यानी एंगल, एंगल यानी कोण, ठीक है, कोण। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग समानांतर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर, ठीक है। इसे हम लोग पैरेलल या समानांतर भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लेटीट्यूड का क्यों कहा गया? अब ध्यान रखिएगा, लेटीट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड क्यों कहा गया? लेटीट्यूड का मतलब होता है लेटा हुआ। क्या हुआ? लेटा हुआ, ठीक है। तो आप जितने भी अक्षांश रेखा को ग्लोब पर देखेंगे वो सभी कैसा है? एक सर्कल के रूप में। एक कैसा है? एक सर्कल के रूप में। सर्कल यानी ऐसे आप देख रहे हैं,
तो ये कैसा है, एक सर्कल रूप में है, यानी एक लेटा हुआ है। ये कैसा है, लेटा हुआ है, इसलिए लेटीट्यूड। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, लेटे हुए को क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा। ठीक, बात समझ में आया। अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी वृत्त सर्कल्स हैं। ठीक है, और जो कि भूमध्य रेखा, कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक अंटार्कटिक रेखा के बारे में विशेषतर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, इसे थोड़ा सा रेस किया जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे ऊपर किया जाए और ठीक। अब बात करेंगे इसी पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी ये अक्षांश रेखा के बारे में बात करेंगे, विशेषतर समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये सेंटर है, अर्थ का क्या है, ये सेंटर है, इक्वेटर हमारा है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग विषुवत, क्या विषुवत रेखा के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर के नाम से। और ये कितने डिग्री पे है, तो कहेंगे सर 0 डिग्री पे। कितना, 0 डिग्री पे है। ठीक है, इसे 0 डिग्री कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करता है, ये अर्थ को, हमारी पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला देखिए, ध्यान रखिएगा, पहला तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहला ऊपर देखिए ये नॉर्थ है, नीचे देखिए ये साउथ है। तो ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हम लोग जो भूमध्य रेखा के जो नॉर्थ में है, यानी जो उत्तर में है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो भूमध्य रेखा के साउथ में होगा, उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा धरातल को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में बांटती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 भागों में ये डिवाइड की है। कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड की है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं, आगे क्यों चलते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा, एकदम एक एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हो गया। ठीक है, यानी हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर के बारे में हम लोग विशेषतः समझें। अब देखिए, ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ, तो सेंटर पॉइंट से विशेषतः समझेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका एक, यहां पर भी एक, 2, ऊपर भी, ऐसे ही एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है। बड़ा ध्यान समझिएगा, हमारे ग्रुप पे ऐसे ही क्या बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है। ठीक, सर्कल बनाया गया है, बड़ा ध्यान से। ये हमारा क्या है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भूमध्य रेखा। ठीक, ये भूमध्य रेखा सेंटर पॉइंट, इधर अर्थ का सेंटर पॉइंट है। तो ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा मतलब सेंटर पॉइंट से जो ऊपर की ओर, जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, ऐसे ऊपर जाने पे हमें नॉर्थ तक लगभग कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना, 90। यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में जाने पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर 90। कितनी है, 90। ध्यान रखिएगा। उसके भूमध्य रेखा से दक्षिण में जाने पर कितनी रेखाएं हैं, तो कहेंगे सर 90। कितना है, 90। बड़ा ध्यान समझिएगा, 90 और 90 टोटल मिलाएंगे तो सर 90 और 90 अगर मिलाते हैं तो सर टोटल होता है 180। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 है। कितना है, 180। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम भूमध्य रेखा को, अभी हम भूमध्य रेखा को इसमें क्या नहीं किए हैं, इसमें अभी हम मिलाए नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हम भूमध्य रेखा को मिला लेते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 181। तो अगर पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 180, और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कितनी है, 181। 181 कैसे, क्योंकि 181 जो है वो भूमध्य रेखा को मिलाने पर होती है। ठीक है, और उसके बाद भूमध्य रेखा ये सबसे क्या है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश
रेखा मानी जाती है। कौन? भूमध्य रेखा। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा मानी जाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब होती है कि अब मेरे भाई ये कि कितनी सर्कल वृत्त हैं हमारे ग्लोब पर, हमारे ग्रिड पर कितने सर्कल वृत्त हैं, नहीं सर कितने अक्षांश, ठीक है, अक्षांश वृत्त कितने हैं। ठीक है, अक्षांशी वृत्तों के बारे में कभी कोई पूछता है, देखिए हम कि 90 + 90 180। ठीक है, अगर हम भूमध्य रेखा को मिला देते हैं तो टोटल कितना होता है 181। कितना? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है 181 होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भूमध्य रेखा को मिला देते हैं तब। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या हमें जो दोनों पोल है, यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, क्या यहाँ पे सर्कल बनता है? नहीं, यहाँ पे सर्कल नहीं बनता। यहाँ पे बिंदु के रूप में होता है। किसके रूप में? पॉइंट के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं बनता। दोनों पोल पे, यानी नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल पे सर्कल नहीं बनता। वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे बनता है पॉइंट। क्या? पॉइंट के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए हमें मेरे दोस्त, तो कुल अक्षांशी वृत्त अगर पूछे, कितना अक्षांशीय, ठीक है, अक्षांशी जो वृत्त है यानी लैटिट्यूड सर्कल्स जो है हमारा, ठीक है, लैटिट्यूड यानी सर्कल्स जो हमारा है, तो क्या करेंगे 181 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पोल पे सर्कल्स नहीं बनता। तो कुल कितना होगा 179। कितना? 179। तो कुल अक्षांशी वृत्तों की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। और अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। और कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। ये आप नोट करिए। ठीक है, ये आप नोट करो। ठीक है, दूसरी बात, अगर 1 सेकेंड आप देखो कि 1 सेकेंड अगर अक्षांशी कोणीय मापना हो, ठीक है, अगर 1 सेकेंड हमने बताया ना कि अक्षांश इसे क्या सेकेंड में, अंश में मापा जाता है या तो मिनट में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 सेकेंड की बात किया जाए, इसका 1 सेकेंड में अक्षांशीय कोणीय दूरी कितनी होती है? कितना? 1 सेकेंड में अक्षांशीय कोणीय दूरी कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 31 मीटर होती है। कितनी होती है? 31 मीटर होती है। 1 सेकेंड की अक्षांशीय कोणीय दूरी जो होती है वह 31 मीटर की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने बताया कि देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका पूर्व होगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जितनी भी रेखा खींची जाती है कौन सी रेखा कहलाती है मेरे दोस्त? वो सभी की सभी लैटिट्यूड लाइन कहलाती है, यानी अक्षांशीय रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? अक्षांशीय रेखा कहलाती है, मानी जाती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? हमें उम्मीद है कि ये बात समझ में आपको आया होगा। ठीक है, आप ध्यान रखो। अब बात आती है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कहते क्या है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको देखने को मिला होगा पेपर में, एग्जाम्स में, टेस्ट पेपर में देखने को मिला होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो कि यह एक लाइन हो गया, एक, और ये दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी आप याद रखिएगा 111 यानी 111 किलोमीटर। कितना होती है? 111 किलोमीटर याद रखिएगा। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक, दूसरी बात, यही 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम देते हैं? यहाँ लिख देते हैं, हम लोग गोरे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग गोरे के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा आपको। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे, विशेष बात करेंगे आपके भूमध्य रेखा के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो काल्पनिक मानी जाती हैं। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा के बारे में हम लोग विशेषतर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आप ये हमारे साथ बनाइए, शुरू करिए। चल, आपको ये दिख रहा है? ठीक, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे जो मस्ट पॉइंट है। ठीक है, एक पृथ्वी के 2 बराबर भागों में एक रेखा काटती है जिसका जो 0 डिग्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा।
ठीक है, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिण ध्रुव यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हमारा पश्चिम हो गया और ये हमारा पूर्व हो गया। ठीक है, ये पूर्व हो गया। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि यह जो लाइनिंग जो खींच रहे हैं यह क्या है, 23.5 डिग्री पर। कितना, 23.5 डिग्री। और इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा। बड़ा विशेष समझिएगा, महत्वपूर्ण चीज है कर्क रेखा। इसके ऊपर एक और लाइन खींची गई है जो 66.5 डिग्री पे है। ठीक है, कितने डिग्री पे, 66 डिग्री पे, जिसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा। ठीक है, आर्कटिक रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, आप ध्यान रखिए। उसके बाद भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक लाइन खींची गई है जो 23.5 डिग्री पे है। ठीक, 23.5 डिग्री पे, इसे हम लोग नाम देते हैं मकर रेखा। क्या नाम देते हैं, मकर रेखा। ठीक, दूसरी एक लाइन यहाँ खींची गई है, ये भी 66.5 डिग्री पे है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं हैं और इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के बारे में हम लोग विशेषतर चर्चा करेंगे। ठीक, तो मेरे भाई ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है लाइन, ये सबसे दिख रहे हैं, इसे थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा यही है, सबसे नोट करिए मेरे भाई, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, ये सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। सबसे ज्यादा, सबसे जो ज्यादा तापमान मापते हैं, सबसे ज्यादा तापमान यहीं से रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों किया जाता है अभी बताएंगे। ठीक है, क्यों किया जाता है अभी बताएंगे। इसे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा और या तो इसे विषुवत रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या, विषुवत रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान रखिएगा। और कर्क रेखा को क्या, ट्रॉपिक ऑफ, इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, और इसे देखिए, इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्न के नाम से हम लोग मकर रेखा को जानते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब एक विशेष चीज ये है कि एक सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग रेज करते हैं इसे। अब हम आपको विशेष तौर बताएंगे एक एक चीज के बारे में, थोड़ा सा नोट करिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कौन सी रेखा है, ये हम कहेंगे सर ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब क्यों सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड, अब हम लोग ताप के बारे में बात करेंगे। हमने कहा ना कि टेम्परेचर एवं क्लाइमेट के बारे में ही हमें अक्षांश रेखा बताती है। तो बड़ा ध्यान समझो, 2 1 3 यानी जनवरी फरवरी मार्च, 2 1 3 यानी 21 मार्च। 21 मार्च का जो दिन होगा, 21 मार्च के दिन पर क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको। यह मान लो मेरे दोस्त, ये क्या है आपका, ये आपका सूर्य है। ठीक है, ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपके सूर्य हैं। ठीक, इस पे क्या गिरेगा, लंबवत, इसका प्रकाश 21 मार्च को सूर्य का जो प्रकाश होगी, सूर्य का जो प्रकाश होगा वह भूमध्य रेखा पे लंबवत गिरेगा। क्या गिरेगा, लंबवत गिरेगा। बड़ा ध्यान समझो, सूर्य का प्रकाश 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे लंबवत गिरता है। तो जब लंबवत गिरेगा मेरे दोस्त, यहाँ का जो तापमान होगा वह बड़ा तगड़ा होगा। बात समझ रहे, एकदम टेम्परेचर हाई होगा। ठीक, तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे सब ज्यादा रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश होता है सूर्य का वो डायरेक्ट गिरता है। कहीं पे डायरेक्ट प्रकाश मारो और कहीं पे जैसे कहीं पे आप टार्च मारो, जहाँ पे मारोगे वहाँ ज्यादा दिखता है, उसका जो बगल से लाइट प्रकाश चली जाती है तो धीरे धीरे कहीं वहाँ पहुँच जाती है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से हम क्लियर देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ देखिए प्रकाश डायरेक्ट इस पे गिर रहा है तो यहाँ का टेम्परेचर एकदम हाई होगा, लो नहीं होगा, हाई होगा। तो बड़ा ध्यान समझो, 21 मार्च के दिन क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश लंबवत गिरता है। फिर आगे क्यों देखो भाई, 21 मार्च के बाद 3 महीने आगे जाइए, फिर यहाँ पे आएगा 21 जून।
ठीक है, 21 जून की बात करें। अभी हम देश की बात नहीं करेंगे कि कितने देशों से गुजरी हुई है, कितने महाद्वीप से गुजरी है, वो एक अलग टॉपिक में हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, 21 जून पे क्या होता है, यहाँ पे कर्क रेखा, 21 जून पे कर्क रेखा पे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, ये मान लो सूर्य है, ठीक है, बात ध्यान समझो, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे डायरेक्ट गिरता है, ठीक है, कर्क रेखा पे। तो यहाँ का तापमान क्या होगा, यहाँ तापमान अधिक होगा, यहाँ गर्मी अधिक पड़ेगी, बड़ा ध्यान समझो। तो 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश लंबवत गिरता है, क्या गिरता है, लंबवत गिरता है, तो यहाँ टेम्परेचर हाई होगा। तो बड़ा ध्यान सुनो, यहाँ पे प्रकाश यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, हल्का पहुंचेगा, बड़ा ध्यान समझो, हल्का पहुंचेगा, ठीक है, क्या पहुंचेगा, हल्का पहुंचेगा, ध्यान रखो। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ डायरेक्ट जहाँ पे प्रकाश होगी वहां अधिक उजाला होगा, जहाँ पे प्रकाश नहीं होगी वहां पे कम उजाला होगा। तो उजाला नॉर्थ में ज्यादा होगी साउथ में, तो हमें सर दिख रहा है नॉर्थ में सूर्य, तो नॉर्थ में, तो उजाला भी नॉर्थ में ही होगी, तो बड़ा ध्यान समझो। यहाँ पे क्या होगी, आप जो कि महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन बने हुआ है। तो जब 21 जून को कर्क रेखा सूर्य जो कर्क रेखा पे डायरेक्ट जब प्रकाश डालता है, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट लिखिएगा, यहाँ सबसे बड़ी दिन, सबसे बड़ी यहाँ पे दिन होगी और छोटी रात होगी, छोटी रात होगी। ठीक उसी प्रकार 21 जून को साउथ में क्या होगी, तो मेरे दोस्त साउथ में ये होगी कि यहाँ की रात बड़ी होगी, यहाँ की रात बड़ी होगी और दिन क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश लंबवत नहीं गिर रहा है और ये प्रकाश कहीं यहीं तक रह जाती है, इन क्षेत्रों में प्रकाश नहीं पहुँच पाता। ध्यान रखो कि इन क्षेत्रों में प्रकाश नहीं पहुँच पाता और इन क्षेत्रों में भी प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ हमें अंधेरा देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, अंधेरा देखने को मिलता है, इन क्षेत्रों में अंधेरा, शीत वाले क्षेत्रों में अंधेरा देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज को समझिएगा, ठीक है। तो 21 जून की बात हो गई, सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रात, जो कि नॉर्थ पोल में, और साउथ पोल में सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। 21 जून की ही बात बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद देखो, आइए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, एक मैप पे और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, मैप एक और लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक। हाँ देखो, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, 0 डिग्री, ठीक है। हमने बताया है क्या है, कर्क रेखा कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे हम लोग कहेंगे इसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। 21 जून को यहाँ क्या गिर रही है, प्रकाश, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल, ये हमारा पश्चिम एंड हमारा ये पूर्व हो गया, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में बताया, यहाँ पे क्या है 66.5 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका मकर रेखा 23.5 डिग्री पे स्थित है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसे क्या कहेंगे, ये 66.5 डिग्री पे है, ठीक है। अंटार्कटिक रेखा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक। बड़ा ध्यान समझिए। दूसरी बात, 21 जून की हमने कहानी आपको बताया, फिर क्या होगी, सूर्य यहाँ से वापस मुड़ेगा, ठीक है, फिर सूर्य यहाँ से वापस जाएगा। तो हमने बताया था कि यहाँ पे लगभग 21 मार्च की दिन था, ठीक है, 21 मार्च था, तो सूर्य लंबवत गिर रहा था, लेकिन वापस जब आया तो यहाँ पे 23 सितंबर की बात है, तो किस सितंबर की, 23 सितंबर को, ठीक है। रुको, चलो शुरू, तो चलो 21 जून से फिर आया यहाँ पे, फिर आप 23 सितंबर की बात करता हूँ, तो 23 सितंबर को फिर क्या होगा, जो सूर्य होगा उसका प्रकाश डायरेक्ट फिर अब भूमध्य रेखा पे दो बार पड़ेगा। एक तो पहली बार 21 मार्च के दिन पड़ा था, दूसरी बार 23 सितंबर को। तो हम ये कहेंगे कि 2 बार किस रेखा पे 2 बार सूर्य अपना प्रकाश डालता है, तो भैया मेरे कौन सा होगा, भूमध्य रेखा। कौन सी होगी, भूमध्य रेखा। कहाँ पे दिन रात 2 बार बराबर होती है, तो अब कहेंगे सर भूमध्य रेखा। कौन कौन सा दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं 2 बार, ठीक है। और सूर्य 2 बार प्रकाश कहाँ डालती है, किस रेखा पे, तो हम कहेंगे सर भूमध्य रेखा पे। कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे, नोट पॉइंट करिए, ठीक है। अब बात सुनिए, 23 सितंबर की बात आई, और 23 सितंबर के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और पहुंचेगा यहाँ पे मकर रेखा पे। कहाँ पहुंचेगा, मकर रेखा पे। और मकर रेखा पे 22 दिसंबर, कितना, 22 दिसंबर का वो दिन होगा जब सूर्य क्या होगा, सूर्य, ठीक है,
सूर्य अपना प्रकाश यहाँ पे लंबवत गिराएगा, ठीक है। सूर्य अपना प्रकाश यहाँ पे लंबवत गिराएगा, कहाँ पे? मकर रेखा पे, ठीक है। 22 दिसंबर के दिन सूर्य अपना प्रकाश मकर रेखा पे लंबवत गिराएगा। तो अब ये बताइए, जहाँ पे सूर्य अपना प्रकाश लंबवत गिरा रहा तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। तो जब साउथ में प्रकाश है तो नॉर्थ में क्या होगी? हल्का फुल्का तो जाएगी ही, ठीक है, पूरा नहीं, हल्का फुल्का। तो बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देखिए, सूर्य इन क्षेत्रों में अपना प्रकाश गिराएगा, ठीक है, और कहीं न कहीं भैया मेरे यहाँ तक तो हल्का हल्का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ हल्का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये बताइए, तो जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबवत गिर रहा है तो होगा क्या कि यहाँ पे सबसे बड़ी दिन होगी, ठीक है, और यहाँ की छोटी रात होगी, ठीक है। 22 दिसंबर की बात बता रहा हूँ कि जब 22 दिसंबर को सूर्य प्रकाश अपना लंबवत गिराएगा मकर रेखा पे, यहाँ सबसे बड़ी दिन होगी, सबसे छोटी रात होगी। और ठीक इसी समय नॉर्थ में क्या होगी? यहाँ की जो रात होगी, यहाँ की रात बड़ी होगी और दिन क्या होगी मेरे दोस्त? दिन छोटा होगा। क्या होगा? दिन छोटा होगा, ठीक है। ठीक उल्टा ध्यान रखिएगा, ठीक उल्टे बात कर रहा हूँ, ठीक। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में प्रकाश तो पहुंचा नहीं, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे अंधेरा है, इन सब क्षेत्रों में अंधेरा है, यहाँ पे जब अंधेरा कायम हो गया है तो यहाँ पे देखो भैया 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, कहीं 6 महीना यहाँ पर अंधेरा, कहीं 6 महीना यहाँ पर उजाला, कहीं 6 महीना यहाँ पर अंधेरा, कहीं 6 महीना इन सब क्षेत्रों में उजाला देखने को हमें मिलता है, ठीक है। एस्किमो जनजाति, आप नाम सुने होंगे। एस्किमो जनजाति क्या करते हैं? 6 महीने रात बिताते हैं, 6 महीने दिन। कैसे? 6 महीने जब दिन रहेगा तो 6 महीने रात का अपना खाने का जो खाद्य सामग्री है वो इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि 6 महीना रात होगी तो 6 महीने रात को कौन सा सामग्री आप करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कौन सा? एस्किमो का नाम सुने होंगे, एस्किमो, ठीक है, एस्किमो जनजाति, ठीक है। 6 महीने रात 6 महीने दिन ये देखते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब एक क्वेश्चन यहाँ है कि अगर मान लीजिए कि नॉर्थ पोल में, कहाँ पे? नॉर्थ पोल में, ठीक है, अगर नॉर्थ पोल में गर्मी होगी तो क्या बताओ ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अगर नॉर्थ पोल में गर्मी होगी तो यहाँ पे होगी आपकी क्या? शीत, ठीक है, शीत ऋतु होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी आपकी शीत ऋतु। अगर यहाँ पे साउथ पोल में गर्मी है, साउथ पोल में गर्मी है तो यहाँ पे होगी शरद ऋतु। क्या होगी? शरद ऋतु होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका ठीक उल्टा, यानी यहाँ पे ठीक आपका उल्टा है, बात समझ रहे? तो यहाँ पे अगर गर्मी तो यहाँ ठंडी, यहाँ ठंडी होगी तो यहाँ गर्मी होगी, बात समझ रहे? ठीक इसका विपरीत होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका क्या होगा? विपरीत होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम आगे की ओर बात करेंगे। ये तो हमने बता दिया विस्तार तरीके से। अब बात करेंगे इसके कटिबंध के बारे में। क्या बात करेंगे? कटिबंध के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, वह एक मंथ में कहा जाता है कि एक माह में कितना डिग्री आगे बढ़ता है सूर्य। तो मेरा जो सूर्य है एक माह में तो वह लगभग 8 डिग्री आगे बढ़ता है, ठीक है। यानी हमें कहेंगे कि यहाँ अगर सूर्य यहाँ पे 21 जून का जो दिन है, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च का जो दिन है, अगर सूर्य यहाँ से ऊपर की ओर चलना प्रारंभ किया है तो उसे 3 महीने लगेगा कर्क रेखा पहुंचने में। यानी 8 तारीख कितना हुआ? 24, ठीक है। तो लगभग 23.5 डिग्री पर 3 माह में सूर्य यहाँ पे पहुंचता है। तो सूर्य को एक माह में सूर्य कितना यात्रा करता है, कितने डिग्री का? तो कहेंगे सर एक माह में हमारा जो सूर्य है वो 8 डिग्री की यात्रा करता है और 3 माह में कितना? 23.5 डिग्री की यात्रा करके कर्क रेखा पे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, सूर्य की बात बताऊं आपको तो जो यहाँ पे है मिड नाइट, ठीक है, मिड नाइट की बात बताऊं आपको, मिड नाइट सन की बात बताऊं, यानी अर्धरात्रि की बात बताऊं, अर्धरात्रि, ठीक है। अर्धरात्रि में जो हमारा सूर्य दिखता है वो लगभग 66 डिग्री दिखता है। कहाँ? 66 डिग्री दिखता है। और जो 66 डिग्री कहाँ है? वो भी 66 डिग्री नॉर्थ पोल में, ठीक है। मिडनाइट जो सन दिखता है वो 66 डिग्री पे नॉर्थ में दिखता है, ये बात नोट करिएगा, ठीक है। मिडनाइट जो सन होती है यानी अर्धरात्रि का जो सन होता है, जो सूर्य होता है वो 66 डिग्री पे नॉर्थ में दिखता है और जो हमारा सूर्य है वो 8 डिग्री
1 माह में यात्रा करता है, तो 3 माह में लगभग कर्क रेखा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री लगभग हमने बता दिया। आप बात करेंगे इसके कटिबंध के बारे में, एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग कटिबंध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कटिबंध विशेष एकदम चर्चा करेंगे। कटिबंध देखिए, ए हमारा क्या है, ग्लोब। ठीक है, तो हमने भी बताया कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में एक रेखा काटती है, जो सबसे बड़ी, जो कि क्या है, लैटिट्यूड लाइन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा इक्वेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, उसके बाद इधर देखिएगा आप, ये 23.5 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे एक और रेखा है जो 23.5 डिग्री पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक और रेखा है 66.5 डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा के नाम से। उसके बाद साउथ में एक और है जो 66.5 डिग्री, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त, इसे भी आप लोग वृत्त मानिएगा। ठीक है, ये वृत्त है, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अब ध्यान समझिए, हुई क्या बात कि अभी हमने बताया कि 21 मार्च के दिन सूर्य यहाँ पे चमकता है, और 23 सितंबर का दिन। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि 21 जून को यहाँ चमकता है, और उसके बाद फिर 22 दिसंबर के दिन, ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ चमकता है मकर रेखा पे। ठीक है, तो कहीं न कहीं इन सब क्षेत्रों में हमने बताया था कि प्रकाश नहीं जाता है। ठीक है, 6 महीना उजाला, 6 महीना अंधेरा यहाँ पे रहता है इन सब क्षेत्रों में। ठीक है, एस्किमो जनजाति इसका फेस करते हैं। ठीक, अब तो कहीं न कहीं ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र एक कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये देखिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी उष्ण कटिबंध। ठीक है, उत्तरी उष्ण कटिबंध, और एक कहलाएगा दक्षिणी उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, कटिबंध क्षेत्र। ठीक, ये बात समझ में आया। ठीक, इसके ऊपर जब कहीं न कहीं सूर्य इन क्षेत्रों में, जब यहाँ पे सूर्य होगा तो इन क्षेत्रों में हल्का हल्का प्रकाश जाएगा, तो लेकिन थोड़ा गर्मी और थोड़ा ठंडी रहेगी, जिसे हम लोग कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। तो इसे वे क्या, इसे नॉर्थ शीतोष्ण कटिबंध, इसे साउथ शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे जब 21 जून को यहाँ प्रकाश शुरू होगा तो यहाँ पे कहीं न कहीं हल्का हल्का प्रकाश पहुंचेगा। तो जब यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ ठंडी होगी, हमने बताया था। तो हल्का प्रकाश, यहाँ गर्मी और ठंडी दोनों मिक्स होगी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, और इन सब क्षेत्रों में जब एकदम प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो यहाँ क्या कहलाएगा, ये शीत कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। और ये भी कहलाएगा आपका शीत कटिबंध, ये भी कहलाएगा। ठीक है, ये कुछ कटिबंध हो गए। ठीक है, कटिबंध के बारे में आप लोग विशेषतर जान चुके हैं। ठीक, ये अक्षांश रेखा है। ये क्या है, अक्षांश रेखाओं के बारे में बात किया हमने, आपको समझाया है विशेषतर, आपको एकदम विशेषतर से बताया है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और नोट करेंगे, फर्स्ट लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, आगामी हम जो बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। देशांतर रेखा भी हम आपको मैप के जरिए समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्त ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत जबरदस्त तरीके से हो चुका। एक एक चीज़ मैप पे समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को मैप पे समझाऊंगा। ठीक है, अगर जिनको प्रॉब्लम होगी मैप से, वो यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक।